नमस्कार, मैं मनीष सिंह आप सभी का साहित्य संसार यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने नया अध्याय संधि लेकर प्रस्तुत हूं। आज हम इस वीडियो में संधि के शाब्दिक अर्थ, संधि की परिभाषा और उसके कितने भेद हैं, इस वीडियो में हम इसका अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं हम शाब्दिक अर्थ। संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है मेल या मिलाप या जोड़। ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है कि किस चीज का मेल होता है, किस चीज का मिलाप होता है, किस चीज का जोड़ होता है। तो जब हम इसकी परिभाषा देखेंगे तो परिभाषा में ये आएगा जब दो वर्णों के अक्षर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार का जितने परिवर्तन भी, जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। यानी दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न हो, सरल भाषा में कहना चाहूंगा कि दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कौन से दो वर्ण, कैसा विकार। तो एक मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा, उदाहरण के माध्यम से हम ये समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मैंने इस दिया विद्या धन आलय, तो दो वर्ण कौन से हैं, जो पहले शब्द का जो अंतिम है, अंतिम ध्वनि है अ, तो पहले शब्द का अंतिम ध्वनि क्या है अ, और दूसरे शब्द का पहला यानी अ, ये दोनों मिलकर हो जाएगी दीर्घ। ये मैंने जो उदाहरण दिया है दीर्घ संधि का उदाहरण दिया है। जब मैं आपको दीर्घ स्वर संधि पढ़ाऊंगा तो मैं आपको समझाऊंगा। तो दो वर्ण यानी ये पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, जब दोनों वर्ण मिलेंगे तो जो बन जाएगा दीर्घ बन जाएगा, जिसे कहते हैं विकार। ये बन जाएगा आपका विद्यालय। क्या बन जाएगा? विद्यालय। ठीक है ना। इसी तरह देखते हैं आप लोग, देखते हैं लोग रामाधन ईश, रामाधन ईश। तो यहाँ पर पहले शब्द का जो है, पहले शब्द का अंतिम अक्षर क्या आ रहा है? दीर्घ आ रहा है, और दूसरे शब्द का पहला ये आ रहा है ए, तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये गुण संधि है। तो जब इसको हम संधि करेंगे तो आ जाएगा रमेश, क्या जाएगा? रमेश आ जाएगा। तो परिभाषा क्या बने? दो वर्णों की प्रदर्शन मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। तो संधि में वर्णों का मेल होता है, वर्ण मतलब अक्षर। जैसे ये कमल है, कमल, तो ये क्या है? कमल में क वर्ण है, म वर्ण है, ल वर्ण है। ठीक है। जब इसको कैसे लिखेंगे? अगर लिखेंगे क धन अ, म धन अ, धन ल, ये जो हलंत लगा है इसमें स्वर का लोप माना जाता है। तो मैंने बताया कि जो संधि विच्छेद जब करते हैं किसी शब्द का, तो उसका जो पहला शब्द होता है उसका अंतिम ध्वनि या अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का पहला अक्षर मिलकर के जो विकार उत्पन्न करेंगे उस संधि कहलाएगा। ठीक है। अब हम देखते हैं संधि के भेद। संधि के भेद कौन कौन से हैं? संधि के भेद में आपकी संधि के तीन भेद होते हैं। एक होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, और तीसरा होता है आपका विसर्ग संधि।
विसर्ग संधि। ये संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? जहां पर 2 स्वरों का मेल हो, 2 स्वरों का मेल होता है, 2 स्वरों का मेल होता है, उसे कहते हैं स्वर संधि। क्या बोलते हैं? स्वर संधि। जैसे मैं एक शब्द लिखता हूं विद्यालय, इसके पहले भी मैंने अभी लिखा था विद्यालय। तो जहां पर 2 स्वर का मतलब ये हुआ कि इसमें देखिए पहले शब्द का जो है अंतिम अक्षर क्या है? दीर्घ आ है, और दूसरे अक्षर का आ है, तो क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। यानी जहां पर 2 स्वर मिलते हों, देखिए 2 स्वर मिले, किस में ये भी स्वर है, ये भी स्वर है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। तो जहां पर स्वरों का मेल हो और स्वरों के मेल से जो विस्तार उत्पन्न होता है वह स्वर संधि कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए 2 स्वर मिलते हैं, ये जो है स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, इसी तरह से एक और है गणेश। देख लीजिए गणेश, गणेश में क्या है? गण, धन, ईश। ठीक है, यहाँ पर क्या है? पहले शब्द का अंतिम स्वर क्या है? आ। गण, जब उच्चारण करते हैं तो धनुष आ रहा है, यहाँ पर ई है, ये क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, तो हो जाएगा गणेश। ठीक है, ये गणेश हो जाएगा आपका। ये पूर्ण संधि है। जब मैं आपको अगला वीडियो जो बनाऊंगा स्वर संधि की जो भेद है, अभी बताएंगे स्वर संधि कितने भेद हैं, उसमें मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। ये पूर्ण संधि में आता है। आइए हम समझते हैं व्यंजन संधि क्या होता है। व्यंजन संधि जब व्यंजन वर्ण के बाद, व्यंजन वर्ण के बाद स्वर या व्यंजन आने से, व्यंजन वर्ण आने से जो विकार होगा, जो विकार होगा वह व्यंजन संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। ठीक है, इसे मैंने कहा कि जब व्यंजन वर्ण के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण आने से। अब देखिए इसे उदाहरण समझते, उदाहरण द्वारा। उदाहरण जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ आपके सामने। जैसे मैं लिखा जगत, धन, नाथ। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पहले शब्द का अंतिम स्वर, तो आप देखते हैं स्वर तो है नहीं, पीले तार नीचे अनंत लगा हुआ है, जिसके नीचे अनंत लगा होता है, किस स्वर के नीचे वहाँ पर स्वर का लोप होता है, यहाँ पर क्या रहेगा? ये रहेगा। ठीक है, और दूसरे शब्द का पहला अक्षर यानी ये, दूसरे शब्द का आ जाएगा, अपन क्या जाएगा? जगन्नाथ, जगन्नाथ। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि पहले शब्द का व्यंजन, ये देखिए पहले शब्द का अंतिम व्यंजन है, उसके बाद है, उसके बाद स्वर या व्यंजन। तो मैंने व्यंजन वाला उदाहरण बताया आपको, व्यंजन वर्ण आ रहा है ना, ना जो व्यंजन वर्ण में आएगा क, क, ग, ज, श, ज, ये सब व्यंजन है, व्यंजन वर्ण आ रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है व्यंजन वर्ण आने से व्यंजन वर्ण आया, जगन्नाथ हो गया। ये जगन्नाथ कैसे हुआ, मैं आपको जो व्यंजन संधि का एक वीडियो बनाऊंगा तो फिर आपको समझाऊंगा ये जगन्नाथ कैसे हुआ। अब देखिए व्यंजन वर्ण के बाद स्वर आ जाए, तो जैसे मैं लिखता हूँ जगत, धन, ईश। आप देख रहे हैं यहाँ पर अनंत है, तो स्वर का लोप है, तो आ जाएगा क प्लस ईश प्लस ई, तो क्या हो जाएगा? जगदीश। क्या हो जाएगा? जगदीश। तो मैंने आपको व्यंजन का बता दिया और स्वर का बता दिया। जब व्यंजन वर्ण के बाद, यानी ये व्यंजन वर्ण है, ये भी व्यंजन वर्ण है, के बाद व्यंजन आ जाए, स्वर आ जाए, तो क्या हो जाएगा? वहाँ पर वो व्यंजन संधि होगी। वहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि
कि जब हम शब्दों को तोड़े, यानी शब्दों को जब संधि विच्छेद करें, तो जो दो शब्द जिसको तोड़ेंगे या दो पद जब तोड़ेंगे तो दोनों शब्द का सार्थक अर्थ होना चाहिए। ये देखिए, जगत मतलब संसार, नाथ मतलब स्वामी, जो संसार के स्वामी जगन्नाथ हो गए। आप देखिए, जगत धन ईश है, जगत में संसार ईश मतलब भगवान, जो संसार के भगवान है, जो पूरे विश्व के भगवान, जगदीश हो गया वो। तो कहने मतलब है, जब भी हम किसी भी शब्द का संधि विच्छेद करते हैं, तो जो शब्द हम तोड़ते हैं उसका सार्थक अर्थ निकलना चाहिए। ये मैंने बताया आपको, व्यंजन संधि किसे कहते हैं। अब आते हैं हम लोग विसर्ग संधि। तो जब विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण आए तो जो विकार उत्पन्न होगा वह विसर्ग संधि कहलाएगा। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन बढ़ाए तो जो विकार उत्पन्न होगा मिलने के बाद, जो विकार उत्पन्न होगा बढ़ाए तो मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा वह विसर्ग संधि कहलाएगा। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, इसका उदाहरण हम देखते हैं, जैसे तपः धनवन, ठीक है। तो इसके पूर्व शब्द में क्या है, विसर्ग के अंतिम, पहले शब्द का अंतिम गुण लेना है। यहाँ तो क्या है, विसर्ग है, यहाँ पर क्या है, वह, ठीक है। ये क्या है, व्यंजन है। जब विसर्ग के बाद व्यंजन आ जाए या व्यंजन आ गया तो क्या हो जाएगा, तपोवन हो जाएगा, तपोवन हो जाएगा। जब विसर्ग के बाद स्वर आ जाए तो देखिए, इसे एक शब्द है नी यम अंतर, ये विसर्ग है, ठीक है। पहले शब्द का जो नी है ये उपसर्ग, इसे उपसर्ग कहते हैं, ये मतलब ले जाना है शब्द से। या इसके बाद ये जो है दूसरे शब्द का पहला अक्षर हो गया, बराबर हो जाएगा निरंतर, निरंतर। तो मैंने पहले उदाहरण में आपको व्यंजन करके दिखाया। परिभाषा क्या है, जब विसर्ग के साथ, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण आए तो मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा वह विसर्ग संधि कहलाएगा। तो विसर्ग के बाद व्यंजन आ रहा है, वह तपोवन हो गया। और विसर्ग के बाद हम क्या है, ये स्वर है, तो निरंतर हो गया। तो मैंने आज इस वीडियो में आपको मैंने संधि के शाब्दिक अर्थ बताए। शाब्दिक अर्थ होता है मेल या मिलाप, या जो परिभाषा बताई, जब दो वर्णों के परअक्षर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। फिर मैंने आपको 3 भेद बताए। संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो मैंने स्वर संधि बताया, जहाँ पर दो स्वर मिलकर के जो विकार उत्पन्न करते हैं तो स्वर संधि कहेंगे। व्यंजन संधि, जब व्यंजन वर्ण के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण आए उससे जो विकार उत्पन्न होता है व्यंजन संधि कहलाएगा। विसर्ग संधि, जब विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण आए तो विसर्ग संधि कहलाएगा। अब हम स्वर संधि के पुनः 5 भेद हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। स्वर संधि के 5 भेद हैं। पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है रिद्धि स्वर संधि, चौथा है यण स्वर संधि, पांचवा है आयादि
स्वर ठीक है। तो संधि के 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, और फिर स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि, यण, अयादि। ये इन जो 5 है जो स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं, इसके लिए मैं फिर से एक नया वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आज इतना ही, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप आज संधि के संधि परिचय में आपने उसके साथ देकर उसकी परिभाषा और उसके तीनों भेद और स्वर संधि के 5 भेद समझ में आ गए होंगे। आज के बस इतना ही। आप बहुत धन्यवाद।